अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून और बेटा आज हमने एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, सेल साइकिल। सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 21 है। तो साथ साथ हमारा सेकंड ईयर का सिलेबस भी कवर होता जाएगा। ये बहुत ही शॉर्ट सा चैप्टर है लेकिन इसमें कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है, तो ज़रा तवज्जो से हर एक पॉइंट को समझना है और इसके अलावा नोट्स बना लेने हैं, अपने कंसेप्ट को साथ साथ क्लियर करना है। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट्स के लिहाज से। तो चैप्टर का नाम है सेल साइकिल। अब ये लफ्ज़ खुद बता रहा है कि सेल जो है वो एक साइक्लिक एक्टिविटी से गुजर रहा है। साइकिल हर उस चीज़ को कहते हैं, हर उस प्रोसेस को कहते हैं जिसका स्टार्ट और एंड एक ही पॉइंट हो, आगाज़ हो और फिर चलते 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 वहाँ पर आके रुके, इसको कहते हैं हम ये साइकिल बन चुका है। जैसे मैं सिंपल इस तरह कहता हूँ कि मैंने किसी चीज़ का स्टार्ट यहाँ से लिया और इसको कवर करते हुए यहाँ पर आके मैं एंड हुआ हूँ, तो इसको कहते हैं ये साइक्लिक एक्टिविटी है। तो सेल भी क्या करेगा, एक ऐसे प्रोसेस से गुजरेगा जिसका स्टार्ट और एंड एक ही पॉइंट पर होगा, तो इसे हम कहते हैं सेल साइकिल। लेकिन हमें मार्क्स लेने के लिए बुक को फॉलो करना पड़ेगा। अब डेफिनेशन क्या है, सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन्वॉल्व, कुछ तब्दीलियों का ऐसा सिलसिला है जिसमें सेल किससे गुजरता है, ग्रोथ से गुजरता है, फिर सेल के अंदर उसका डीएनए जो है वो डबल होता है और फिर उस सेल की क्या हो जाती है बेटा, डिवीजन हो जाती है। तो डिवीजन लफ्ज़ मैं यहाँ पर पहले ऐड कर देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए। सेल डिवाइड हुआ, ठीक है बेटा, डिवाइड होने के बाद वो ग्रोथ, नए जो सेल बने हैं वो ग्रोथ से गुजरे, फिर उनका डीएनए डबल हुआ, अगेन वो सेल डिवाइड करके जा रहे हैं, यानी इसका स्टार्ट भी डिवीजन से और अगेन आगे एंड भी डिवीजन पर हो रहा है। तो इस तरह एक साइक्लिक एक्टिविटी बन जाएगी। तो ये जो तब्दीलियों का सिलसिला है जिसमें सेल ग्रो करता है, उसका डीएनए डबल होता है और फिर वो डिवाइड करता है, इसको हम बेटा क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। नॉर्मली देखा जाए हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल नए बन रहे होते हैं। आप नाखून वगैरह काटते हैं, दोबारा वो ग्रो कर आते हैं, बाल वगैरह काटते हैं, ठीक है, वो दोबारा ग्रो कर आते हैं। ये जो हमारे बॉडी के जो भी सेल्स हैं जो रीग्रो कर रहे हैं, जो बॉडी पार्ट्स रीग्रो कर रहे हैं, वो किससे गुजर रहे हैं, सेल डिवीजन से गुजर रहे हैं या सेल साइकिल से गुजर रहे हैं। बेटा फर्दर हम क्या करते हैं, सेल साइकिल को आगे फेजेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन है इंटरफेज और माइटोटिक फेज। इंटरफेज क्या है, इंटरफेज फेज बिटवीन टू सेल डिवीजन। ये जो लफ्ज है ना इंटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटर का मतलब होता है बिटवीन। आप पढ़ते हो केमिस्ट्री के अंदर इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस, दो मालिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस मौजूद होती हैं वो इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस हैं। तो इंटरफेज ये दो डिवीजन्स के दरमियान। अब डेफिनेशन क्या है, फेज बिटवीन टू कंसेक्टिव, दो मुतसिला, दो साथ साथ वाली जो सेल डिवीजन है, दो सेल डिवीजन के दरमियान का जो फेज है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरफेज कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप गौर से देखें, पहले सेल डिवाइड किया, फिर जो नए सेल बने वो ग्रोथ से गुजरे, उनका साइज लार्ज हुआ, फिर उनका डीएनए काउंट डबल हुआ और फिर वो सेल डिवाइड कर रहे हैं। अब ये दो कंसेक्टिव सेल डिवीजन है, ये डिवीजन है, ये डिवीजन है, ये दरमियान वाला ये जो हमारे पास पार्ट है ना जिसमें सेल ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन से गुजर रहा है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं बेटा, इंटरफेज कहते हैं, इंटरफेज। ठीक है, यानी अगर मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखूं ना कि हम इंटर बिटवीन क्यों कह रहे हैं, इंटर लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सबसे पहले सेल डिवीजन होती है, फिर सेल इंटरफेज से गुजरता है, इंटरफेज से बेटा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट सेल डिवीजन होती है, फिर सेल जो है वो क्या करता है बेटा, डिवाइड करता है। अब इंटरफेज के दौरान दो प्रोसेस बड़े अहम हो रहे होते हैं। एक तो ये है कि सेल ग्रो करेगा और दूसरा ये है कि उसका जो डीएनए है वो डबल होगा। तो इसलिए हमारी बुक के अंदर ये जो दो पार्ट्स हैं ना, ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन, ये आ जाते हैं इंटरफेज में। उससे पहले भी सेल डिवाइड करता है, फिर उसके बाद भी सेल डिवाइड करता है। दो सेल डिवीजन के दरमियान का जो फेज है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेज कहते हैं। ठीक है बेटा, शुरू शुरू में इसे कहा जाता था मिस्टेकनली कॉल्ड रेस्टिंग फेज, कि यहाँ पर कोई सेल कोई काम नहीं कर रहा, रेस्ट की हालत में है, क्योंकि बाहर से ऐसे लग रहा होता था कि सेल के अंदर कोई एक्टिविटी हो ही नहीं रही। ठीक है, तो इसे शुरू शुरू में कहा गया रेस्टिंग फेज है, लेकिन बाद में पता चला ये तो पीरियड ऑफ ग्रेट बायोकेमिकल एक्टिविटी है, यहाँ तो बहुत सारे काम हो रहे हैं। देखिए आप इस प्रोसेस को ज़रा समझे। सेल साइकिल में जब सेल डिवाइड करने लगता है ना, तो पहले वो इंटरफेज से गुजरता है, फिर माइटोटिक फेज से गुजरता है। इंटरफेज में वो प्रेपरेशन कर रहा होता है, डिवीजन की प्रेपरेशन कर रहा होता है। जैसे कोई किसी सफ़र पे आप निकलते हो,
फिर उसके बाद सबसे पहला काम क्या होता है कि उस सफ़र की तैयारी करनी होती है, फिर उसके बाद आगे सफ़र पे रवाना होना होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, सेल भी क्या करता है, पहले डिवीजन से पहले, डिवीजन यानी तकसीम होने की तैयारी करता है। जो चीज़ें उसे ज़रूरत हैं, वो सारी चीज़ें अपनी सिंथेसाइज़ करेगा। उसने अपना डीएनए डबल करना है, उसने ऑर्गेनेलीज़ को डबल करना है, उसने अपना एटीपी जो है काउंट बढ़ाना है, कुछ बहुत सारे जो सेंट्रियोल्स हैं उनकी डुप्लीकेशन होनी है। तो ये सारे काम वहाँ पर हो रहे होते हैं। राइबोसोम की तैयारी हो रही होती है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, हर किस्म के आरएनए को सिंथेसाइज़ किया जा रहा होता है। फिर ये सारी चीज़ें जब प्रिपेयर हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें जब तैयार हो जाती हैं, फिर उसके बाद हमारा सेल डिवाइड करता है। तो ये प्रेपरेशन हो रही होती है सेल के अंदर, लेकिन बाहर से ऐसा लग रहा होता है कि सेल किसी डिवीजन से नहीं गुजर रहा, सेल के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। तो शुरू में गलती से इसे कहा गया कि ये रेस्टिंग फेज है, हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि क्या है, यहाँ पर तो ग्रेट बायोकेमिकल एक्टिविटीज हो रही होती है। यहाँ तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है वो फंक्शन, काम यहाँ पर परफॉर्म हो रहे होते हैं। सेल के अंदर बहुत ही, आप कह सकते हैं कि प्रोसेसेस ऐसे हो रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शंस है, डीएनए डुप्लीकेशन है, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो रहे होते हैं। किस दौरान? इंटरफेस के दौरान। तो ये गलती से इसे क्या कहा जाता था? रेस्टिंग फेज। लेकिन अब पता चला है इसमें तो बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज हो रही होती हैं। फर्दर डिवीजन ऑफ इंटरफेज है, इसके फेजेस हैं, इसके स्टेप्स हैं। इंटरफेज 3 स्टेप्स में मुकम्मल होता है। जीवन फेज, जीवन फेज को हम गैप 1 फेज भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है पोस्ट माइटोटिक फेज। ये दोनों बातें समझने वाली हैं। ये जो गैप टर्म है ना, ये इसलिए इस्तेमाल हुई है क्योंकि शुरू में ये कहा जाता था क्योंकि सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, तो सेल रेस्ट में चला गया। ठीक है, तो वहां से एक टर्म निकाली हुई है गैप, कि ये रेस्ट में है। और पोस्ट माइटोटिक फेज क्यों कहते हैं, जरा इस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत ये समझना पड़ेगा। एक मैं सिंपल सा स्केच बनाता हूँ। देखें, हमारे पास ये सेल जो है वो अपने डॉटर सेल में डिवाइड कर रहा है, ये डॉटर सेल में डिवाइड कर रहा है। अच्छा, ये इसको हम कहते हैं सेल डिवीजन। ये है हमारे पास सेल डिवीजन। फिर उसके बाद क्या है नेक्स्ट वन, फिर हर सेल आगे G1 फेज से गुजरेगा, अपना साइज बढ़ाएगा। वो हम पढ़ते हैं कि G1 फेज में क्या हो रहा होता है। तो सेल डिवीजन के बाद G1 फेज आ रहा है, इसी वजह से हम उसे कहते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज। जब सेल डिवाइड कर रहा होता है ना, उस फेज को कहते हैं माइटोटिक फेज। ठीक है, या एम फेज भी उसे कहते हैं। तो क्योंकि डिवीजन के बाद G1 फेज आ रहा है, सेल डिवाइड किया, फिर हर सेल G1 फेज से गुजरेगा, तो इसलिए क्योंकि आगे माइटोटिक फेज के बाद आ रहा है, तो तभी हम कहते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज। तो सेल नॉर्मली ग्रो इन साइज, सेल का साइज जो है वो लार्ज होगा, नॉर्मल साइज वो अटेन अपना करेगा, क्योंकि शुरू में जो सेल बनते हैं उनके अंदर साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो जाती है, उसके न्यूक्लियस की डिवीजन हो जाती है, तो उनका साइज कम होता है। ठीक है, उनको ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनेलीज तैयार करने होते हैं जो आगे फर्दर उनको प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए पहले शुरू में क्या करेगा, सेल अपना नॉर्मली साइज अटेन करेगा, फिर उसके बाद स्पेसिफिक एंजाइम्स वगैरह, प्रोटीन्स वगैरह अपनी तैयार करेगा। नेक्स्ट वन, डीएनए बेस यूनिट्स आर सिंथेसाइज, अपना डीएनए काउंट डबल करेगा दोबारा, क्योंकि सेल ने दोबारा फेज से गुजरना है, डिवाइड करना है, तो वो अपना क्या करेगा, डीएनए को डबल करेगा। किस में? एस फेज में। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है, डीएनए डबल हो रहा है। अब डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। ठीक है बेटा, तो वो एंजाइम प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन को तैयार करने के लिए आपने शायद वो टॉपिक डिस्कस किया हुआ, चैप्टर नंबर 20 में भी वो हमने पढ़ा है वो प्रोसेस के, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में पहले डीएनए से मैसेंजर आरएनए तैयार किया जाता है, फिर मैसेंजर आरएनए से आगे प्रोटीन तैयार की जाती है, और वहाँ पर मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, राइबोसोम्स वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं, डिफरेंट किस्म के मैसेंजर राइबोसोम वगैरह, और राइबोसोम के अंदर राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन वगैरह। तो ये बड़ा एक लिंक्ड प्रोसेस है और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि एस फेज में अगर सेल जाना चाहता है और अपने डीएनए को डबल करना चाहता है, तो फिर पहले उसे डीएनए को डबल करने के लिए जो मशीनरी रिक्वायर होती है पहले वो तैयार करे। इसमें मैसेंजर आरएनए तैयार करेगा, ट्रांसफर आरएनए तैयार करेगा, राइबोसोमल आरएनए तैयार करेगा, एंजाइम जो उस वक्त डीएनए रेप्लिकेशन करवाएंगे वो सारे एंजाइम चूंकि प्रोटीन है उनकी सिंथेसिस होगी। ये सारी प्रोटीन कैसे तैयार होती हैं? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के प्रोसेस के जरिए। तो क्योंकि डीएनए को डबल करना है, तो डीएनए नया बनाने के लिए डीएनए की बेस यूनिट या न्यूक्लियोटाइड होना लाजमी है। तो फिर डीएनए क्या करेगा, अपने बेस यूनिट बनाएगा। क्योंकि इस मशीनरी में एंजाइम इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसलिए सेल क्या करेगा, अपने स्पेसिफिक एंजाइम भी तैयार करेगा। और एंजाइम क्या है? प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन का प्रोसेस कैसे है? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से वो सारी प्रोटीन बनाई जाएगी, फिर उनमें से कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन होगी, फंक्शनल प्रोटीन को एंजाइम कहते हैं, वो बनाई जाएगी, जो अगले प्रोसेस में हेल्प करेंगे।
फिर उसके बाद नेक्स्ट वन है, क्योंकि इस मशीनरी में जो प्रोटीन तैयार कर रहे हो तो मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम को बनवाएगा जो आगे फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस में इस्तेमाल होगा। ट्रांसफर आरएनए प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करने के लिए। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो कि G1 फेज में हो रहे होते हैं। चूंकि हर चीज डबल हो रही है, हर काउंट डबल हो रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं सेल का साइज भी क्या होता जाएगा, इनलार्ज होता जाएगा। जी नेक्स्ट वन है उसके बाद एटीपी सिंथेसिस। जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है, जाहिर बात है वो भी एक प्रोसेस ही है, उसको हेल्ड करने के लिए आपको एनर्जी वहां पर जो है यूटिलाइज करनी पड़ेगी, इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो G1 फेज में सेल अपनी एटीपी सिंथेसिस भी करता है। और ये जो फेज है कितने घंटे तक रहता है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए स्टेटमेंट आप लोगों ने याद रखनी है, तकरीबन 9 आवर्स तक। फिर उसके बाद क्या होता है, स्पेसिफिक चेक पॉइंट्स होते हैं। ये चेक पॉइंट्स इस बात को अश्योर करते हैं, इस बात की यकीन दहानी कराते हैं कि जो चीज़ें रिक्वायर हैं एस फेज में जाने के लिए वो सारी तैयार हो चुकी हैं। क्या डीएनए बेस पेयर तैयार हो चुके हैं, क्या जितनी एटीपी रिक्वायर है आगे एस फेज में इस्तेमाल होने के लिए क्या वो तैयार हो चुकी है, या इसके अलावा जो मशीनरी रिक्वायर है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए वो सारी तैयार हो चुकी है। जब ये एश्योरिटी मिल जाती है, ये यकीन दहानी हो जाती है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास फेज ओपन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एस फेज। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे गेम का लेवल होता है, ठीक है। उसमें आपको स्पेसिफिक उसके स्टार होते हैं, डायमंड होते हैं या गोल्ड होते हैं, आपको वो लेवल क्रॉस करने के लिए पहले वो तमाम कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है, फिर जाकर आगे लेवल ओपन होता है। ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है। ये सारे स्टेप्स नॉर्मली हो चुके हैं सेल के अंदर, क्या वो सारी मशीनरी तैयार हो चुकी है, फिर उसके बाद नेक्स्ट फेज ओपन होता है जिसको हम एस फेज कहते हैं। तो ये श्योर कौन करवाता है कि G1 फेज के अंदर जो भी काम होना था वो मुकम्मल हो चुका है या नहीं हो चुका, ये कौन श्योर करवाता है बेटा, ये स्पेसिफिक चेक पॉइंट्स होते हैं। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद सेल अगले फेज में चला जाता है, इंटरफेज के अगले फेज में चला जाता है जिसको हम कहते हैं एस फेज। एस फेज के दौरान क्या होता है, डीएनए इज सिंथेसाइज्ड, डीएनए को डबल किया जाता है और क्रोमोसोम रेप्लिकेट हो जाते हैं। जब डीएनए डबल होगा जाहिर बात है क्रोमोसोम रेप्लिकेट हो जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, डीएनए काउंट डबल होता है, क्रोमोसोम की तादाद डबल नहीं होती, क्रोमोसोम उतने ही रहते हैं। अब जरा सिंपल सा एक कंसेप्ट समझ लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हमारी सेल के हम डिप्लॉयड है ना, तो हमारे सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं इस शेप में होते हैं, ठीक है। उनके पास हम कह सकते हैं सिंगल क्रोमाटेड होता है। फिर उसके अंदर मैं सिंपल बना रहा हूं आपको समझाने के लिए, मैं कहता हूं कि उसके पास ये एक कॉपी थी डीएनए की, ठीक हो गया। फिर ये क्या करेगा, ये सेल आगे एस फेज से गुजरेगा, एस फेज से, ठीक है बेटा। फिर क्या होगा, ये क्रोमोसोम में डीएनए डबल हो जाएगा क्योंकि आगे डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है। किस प्रोसेस से, डीएनए रेप्लिकेशन से, डीएनए रेप्लिकेशन से। ये चैप्टर नंबर 10 में आप पढ़ के आए हैं, डीएनए डबल होता है। फिर क्या होगा, डीएनए अब डबल हो रहा है तो क्या होगा, एक कॉपी डीएनए की ये है, दूसरी कॉपी ये बन चुकी है, तो इस तरह डीएनए डबल हो जाएगा। डीएनए डबल होने के बाद फिर क्या होगा कि ये जो क्रोमोसोमल मेम्ब्रेन्स हैं ये अंदर की तरफ ऐसे मूव करेंगी, इन्वेजिनेट करेंगी, अंदर की तरफ टर्न होंगी। तो ये जो क्रोमोसोमल मेम्ब्रेन्स हैं ये अंदर की तरफ बेटा क्या करेंगे, इन्वेजिनेट होंगी, और इस तरह इन्वेजिनेट होगी कि ये डीएनए के एक एक फ्रेगमेंट को अपने अंदर जो है कवर कर लेंगी। तो इस तरह ये डीएनए के जो कॉपियां हैं वो अलग अलग हो जाएंगी और हमारा क्रोमोसोम कुछ इस तरह दिखाई देगा। ये बिल्कुल इस फॉर्म में ये ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ से ये इस फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा। और हर एक क्रोमाटिड के अंदर मैं सिंपल कह सकता हूँ कि आपको एक एक कॉपी मिलेगी। ये डीएनए की वो कॉपी है जो पहले मौजूद थी, अब डीएनए एस फेज से गुजरा है, रेप्लिकेशन हुई है, तो ये दूसरी कॉपी उसकी बन गई है। और क्रोमोसोम के हम कह सकते हैं दो बाजू बन गए हैं जिनको हम सिस्टर क्रोमाटिड्स कहते हैं। तो ये प्रोसेस होता है, इसको भी हम क्रोमोसोम कहेंगे, इसको भी हम एक क्रोमोसोम कहेंगे। क्रोमोसोम को कैसे काउंट करना होता है, डिपेंडिंग अपॉन सेंट्रोमेयर, कि उसमें सेंट्रोमेयर कितने हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर जो सेंट्रोमेयर है यहाँ भी सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। फिर दोनों क्रोमोसोम में फर्क क्या है, डीएनए काउंट का फर्क है। यहाँ पर सिंगल कॉपी ऑफ डीएनए था, यहाँ पर डबल कॉपी है, क्रोमोसोम वही है। तो हमारे सेल के अंदर क्रोमोसोम की तादाद तो 46 रहेगी, लेकिन उनका डीएनए काउंट डबल हो जाएगा एस फेज के अंदर। हम गलती से ये कह रहे होते हैं कि हमारे क्रोमोसोम 92 हो जाएंगे, वो 92 नहीं है, क्रोमोसोम काउंट उतना रहेगा 46, और लेकिन डीएनए डबल होगा। अब डीएनए को डबल क्यों किया गया, जब सेल डिवाइड कर रहा होता है जाहिर बात है कि उसने अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो नेक्स्ट सेल तक पहुंचानी होती है। एक सेल से दो डॉटर सेल बनने होते हैं, तो जब एक सेल से दो डॉटर सेल बनने हैं बेटा,
तो इसके पास हमारे न्यूक्लियस जो सेल है उसके पास 46 क्रोमोसोम ही होती है, ये उसकी कुल जायदाद है, हम सिंपल कह सकते हैं। और इसने क्या करना है, अपने डॉटर सेल में बराबर बराबर अपनी जायदाद को तकसीम करना है। तो फिर 46 को क्या करना पड़ेगा, इस तरह डबल करना पड़ेगा, लेकिन हम 92 नहीं कहेंगे, क्रोमोसोम ऐसे डबल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्रोमोसोम इस तरह डबल होंगे, फिर उसके बाद एस फेज से गुजरने के बाद आगे फिर ये सेल, ये क्रोमोसोम ऐसे ऐसे सेपरेट होंगे, तो ये सिंगल सिंगल ऐसे क्रोमोसोम बनता जाएगा। तो 46 भी इसी में आएंगे, 46 भी इसी में आएंगे, लेकिन ये जो क्रोमोसोम आएंगे ना, ये होंगे तो 46, लेकिन इनका डीएनए काउंट कम हो जाएगा, डबल नहीं रहेगा। ठीक हो गया बेटा। तो क्रोमोसोम की तादाद पर कोई फर्क नहीं पड़ता, डीएनए काउंट डबल होता है, फिर उसमें से रेप्लिकेटेड डीएनए एक सेल के पास चला जाता है, दूसरा दूसरे के पास चला जाएगा। तो ये प्रोसेस रिपीट होता है, ये सिर्फ श्योर करने के लिए कि डीएनए अगले सेल तक पहुंच सके। यही एक एक है ना विरासत, जैसे हम डिवाइड करते हैं ना, वालदैन से औलाद को जो विरासत मिलती है तो बराबर बराबर उसकी तकसीम होती है। तो सेल ने भी तो अपना डीएनए डबल जो करके उसकी एक कॉपी एक को दे दी, दूसरी कॉपी दूसरे सेल को देनी है, तो इसलिए डीएनए को डबल किया जाता है। नेक्स्ट वन फेज है G2 फेज। फिर एस फेज के बाद एक और पॉइंट भी आप लोगों ने याद रखना है, ये कितने टाइम तक, तकरीबन ये 10 घंटे इसको लग जाते हैं। ठीक है बेटा, एस फेज में हमारे सेल को 10 घंटे लग जाते हैं, जिसमें ये सारा इंपॉर्टेंट स्टेप डीएनए रेप्लिकेशन का हो रहा होता है। फिर उसके बाद चेक पॉइंट्स होते हैं, फिर गेम का लेवल आ गया कि चेक करना है कि डीएनए सही तरीके से डबल हुआ है कि नहीं हुआ। डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए जब डबल हो रहा है, कोई एरर तो नहीं आ गई, कोई मिस्टेक तो नहीं आ गई, उस मिस्टेक को भी रिमूव किया जाता है, उसको भी चेक किया जाता है। ठीक हो गया बेटा। तो डीएनए काउंट डबल हो गई है, डबल होने के बाद चेक पॉइंट से चेक किया जाता है कि डीएनए काउंट डबल हुआ है या नहीं हुआ, या न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है वो सही है भी सही कि नहीं है। क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है बेटा, क्योंकि डीएनए अगले सेल में ट्रांसफर हो रहा होता है, और डीएनए जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर होता जाएगा। अगर डीएनए में गलती आ गई तो म्यूटेशन से आगे डिजीजेस पैदा होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, सेल किसी काम के नहीं रहेंगे, तो इसलिए श्योर किया जाता है। अब उसके बाद चेक पॉइंट से तसल्ली हो गई है कि वाकई डीएनए डबल हो चुका है और उसी सीक्वेंस के मुताबिक हो चुका है। अब हमारा सेल गुजरेगा G2 फेज से। G2 फेज को हम गैप 2 फेज कहते हैं जी। गैप वर्ड मैंने पहले आपको समझाया, इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि मिस्टेकनली कहा जाता था कि सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, सेल में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी, गैप आ गया है, ठीक है, रेस्ट की हालत में सेल चला गया, इसी वजह से। और इसे हम प्री माइटोटिक फेज भी कहते हैं। अब देखो, G1 फेज से सेल गुजरा, G1 फेज से फिर आगे एस फेज से गुजरेगा, इसके जो क्रोमोसोम होंगे वो अब ऐसे डबल हो चुके होंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट सेल ने दोबारा डिवाइड करना है। डिवाइड करने से पहले ये एक और स्टेज से गुजरता है जिसे हम क्या कहते हैं, G2 फेज। ये G2 फेज से गुजरेगा हमारा सेल, फिर उसके बाद जाकर डिवाइड करेगा। तो डिवीजन से पहले चूंकि ये G2 फेज आ रहा है, इसलिए हम कहते हैं प्री माइटोटिक फेज। क्लियर हो गया। अब इस दौरान क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगी। कौन सी प्रोटीन सिंथेसाइज की जाएगी बेटा, ये जो आगे आपको पता है कि माइटोटिक अपरेटस बनाना है। माइटोटिक अपरेटस, इस सेल डिवीजन के दौरान बहुत सारी प्रोटीन मशीनरी के तौर पर वर्क करेंगी। ठीक है, कुछ धागे बनेंगे जिनको हम माइटोटिक फाइबर्स कहते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, काइनेटोकोर फाइबर्स बनेंगे, और भी मुख्तलिफ तरह के जो प्रोटीन्स होती हैं जो इस्तेमाल हो रही हैं। अब इन धागों को बनाने के लिए ट्यूब्यूलन, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं तो ट्यूब्यूलन प्रोटीन इस्तेमाल हो रही होगी। इस तरह मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है जो आगे फर्दर धागे बनाएंगी, जो सेल को तकसीम करने में इस्तेमाल होंगे। तो वो प्रोटीन यहाँ पर सिंथेसाइज हो रही है। इसके अलावा एटीपी स्टोरेज इज मैक्सिमम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब सेल ने डिवाइड करना है ना, तो उसने अपने क्रोमोसोम को अपोजिट पोल की तरफ लेकर जाना है, और हर क्रोमोसोम को अपोजिट पोल तक लेके जाने के लिए 46 क्रोमोसोम इस्तेमाल, 46 एटीपी, 40 के रेंज में एटीपी इस्तेमाल होते हैं। अब वहां पर हर, मैंने कहा, एक क्रोमोसोम को अपने अपोजिट पोल तक लेके जाने के लिए नियर अबाउट 40 के करीब जो है एटीपी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसलिए एटीपी स्टोरेज भी ज्यादा होनी चाहिए, और वो प्रोटीन भी बनानी है जो आगे स्पिंडल फाइबर्स, काइनेटोकोर फाइबर्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल हो। तो यहाँ पर एटीपी स्टोरेज मैक्सिमम, और चूंकि अब हर चीज डबल हो चुकी है, ऑर्गेनेली सिंथेसाइज हो चुकी है, डीएनए काउंट डबल हो चुका है, और इसके अलावा बहुत सारी प्रोटीन तैयार हो रही है। तो इतनी सारी चीजें जब हमारे सेल में तैयार हो रही हैं, तो वहां पर स्पेस भी चाहिए ना। जब सारा कंटेंट डबल हो गया है तो सेल भी क्या करेगा, अपना मैक्सिमम साइज अटेन करेगा। तो ये जो सिंपल स्टेप्स हैं ये हो रहे होते हैं किसमें बेटा, G2 फेज में। और तकरीबन ये 4.5 आवर्स तक
तकरीबन 4.5 घंटे तक ये फेज रहता है G2 फेज। उसके बाद नेक्स्ट वन होता है चेक पॉइंट्स। चेक किया जाता है कि G2 फेज में जितने एटीपी तैयार करने हैं क्या वो तैयार हो चुके हैं, जो प्रोटीन तैयार करनी थी माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, काइनेटोकोर, फाइबर्स वगैरह बनाने के लिए, वो सारी बन चुकी हैं कि नहीं बन चुकी। इसके अलावा सेल का साइज भी मैक्सिमम अटेन हो चुका है नहीं कि नहीं हो चुका, ये सारी श्योर की जाती है, श्योरिटी, इसको यकीन दहानी कराई जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये भी चेक किया जाता है कि डीएनए के अंदर कोई एरर तो नहीं है। इसके बाद सेल क्या करेगा, कमिट करेगा कि आगे डिवाइड करना है, और डिवीजन के फेज को हम क्या कहेंगे बेटा, माइटोटिक फेज कहेंगे। तो ये G2 फेज था। G2 फेज के बाद सेल क्या करेगा बेटा, आगे डिवाइड करेगा। लेकिन जिस सेल ने डिवाइड नहीं करना होता वो किस में एंटर हो जाते हैं, G0 फेज में। अब फर्ज करो सेल डिवाइड हुआ, डिवाइड होने के बाद डॉटर सेल बनाए, डॉटर सेल आगे फर्दर अगर डिवाइड नहीं होना चाहते तो फिर एक टेम्परेरी स्टेज पर या परमानेंटली तौर पर एक नए फेज में एंटर हो जाते हैं, जिसको हम G0 फेज कहते हैं। G0 फेज किसके बाद आता है बेटा, ये G1 फेज के बाद। सेल जो है वो G1 फेज के बाद G0 फेज में चले जाते हैं। ठीक है, जो भी डॉटर सेल बनेगा वो पहले G1 फेज में जरूर एंटर होगा, फिर उसके बाद वो G0 फेज में चला जाएगा। एस फेज से पहले पहले उसे G0 फेज में जाना चाहिए। अगर वो एस फेज में चला गया फिर उसके बाद डीएनए डबल होगा, उसे डिवाइड जरूर करना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो इसलिए G1 फेज के बाद सेल जो है वो किस में, एक टेम्परेरी स्टेज पर चले जाते हैं, जिसमें सेल क्या करते हैं, स्टॉप डिवाइडिंग। G1 फेज के बाद सेल एक टेम्परेरी स्टेट में चले जाते हैं, जिसको हम G0 फेज कहते हैं। और इस फेज में क्या होता है, सेल स्टॉप डिवाइडिंग, सेल तकसीम होना बंद कर देते हैं। क्लियर है। और कुछ सेल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल एंटर ही नहीं होते G0 फेज में, जैसे हमारे बोन्स के सेल्स हैं। बोन सेल्स ये परमानेंटली डिवाइड हो रही होती हैं, और हमारी बोन्स के सेल्स जो हैं वो रिग्रो भी हो रहे होते हैं, नए बन भी रहे होते हैं। तो बोन के सेल्स तो कंप्लीटली एंटर ही नहीं होते। इसके अलावा कुछ सेल्स टेम्परेरी तौर पर एंटर होते हैं, फिर उसके बाद दोबारा वो डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, आर्जी तौर पर G0 फेज में जा सकते हैं। यानी उनका मामूल नहीं है डिवाइड करने का, बाज दफ़ा कंडीशन ऐसी बन जाती है, फिर वो अपनी G0 फेज से निकल कर दोबारा एस फेज और G2 फेज और दोबारा डिवीजन करने लग जाते हैं। जैसे हमारे स्किन सेल्स हैं, हमारे स्किन सेल्स बेटा ये क्या करते हैं, टेम्परेरली तौर पर किस में एंटर होते हैं, ये G0 फेज में एंटर होते हैं। कैसे, अब देखो ये हमारी स्किन नई तो नहीं बन रही, वही स्किन है, वही सेल्स हैं, और ये G0 फेज में है। अब अगर हमें कोई कट लग जाए, हमें कोई जख्म वगैरह हो जाता है, कोई कट लग जाता है, तो फिर वहां पर स्किन को दोबारा बनाने के लिए हमारे सेल क्या करेंगे, G0 फेज से निकलकर आगे दोबारा एस फेज में और G2 फेज में चले जाएंगे, क्योंकि G1 फेज से वो पहले गुजरे हुए हैं, तो वो एस फेज से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे किसमें, G2 फेज में, फिर आगे एम फेज में चले जाएंगे, डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे, नए स्किन सेल्स बनाएंगे, और तब तक ये डिवीजन चलती रहेगी जब तक वो जख्म भर नहीं जाएगा, वहां पर स्किन सेल्स बन नहीं जाएंगे। ठीक हो गया बेटा। फिर उसके बाद जब वहां पर सारी स्किन बन चुकी है, फिर वो दोबारा किस में एंटर हो जाते हैं, G0 फेज में एंटर हो जाते हैं। तो ये टेम्परेरी तौर पर सेल डिवीजन में आ सकते हैं, लेकिन पर वगरना ये किस में रहेंगे, G0 फेज में रहेंगे। और कुछ सेल्स परमानेंटली जैसे ही बनते हैं G1 फेज के बाद, अपना मैक्सिमम साइज अटेन करने के बाद, अपने ऑर्गेनेलीज सिंथेसाइज करने के बाद, वो परमानेंटली किस में एंटर हो जाते हैं, G0 फेज, जिसे G0 फेज भी कहा जाता है। सेल डिवाइड करना बंद कर देते हैं वो। अब वो कौन से हैं, हमारे कार्डियक सेल्स, हमारे हार्ट के सेल्स। कार्डियक सेल्स जो हैं ये किस में एंटर हो जाते हैं, परमानेंटली ये एंटर हो जाते हैं बेटा G0 फेज में, अब ये डिवाइड नहीं करते। इसी तरह हमारे जो न्यूरॉन सेल्स हैं, न्यूरॉन सेल्स ये भी G0 फेज में एंटर होते हैं, तभी क्योंकि नए न्यूरॉन बनते नहीं है, तो इंसान की यादाश्त, ऐसा मेमोरी जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। शुरू में न्यूरॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे होते हैं, तो चाइल्ड एज में ज़्यादा हमारे जो खासतौर पर न्यूरॉन के अंदर कैपेसिटी होती है मेमोरी याद करने की, लेकिन वक्त के साथ साथ डैमेज होते हैं, ये दोबारा डैमेज होने के बाद रीग्रो को कर सकते हैं, वो डैमेज पार्ट को दोबारा बना तो सकते हैं, लेकिन डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है बेटा। तो हमारे कार्डियक सेल और न्यूरॉन सेल वो सेल से जो परमानेंटली G0 फेज में एंटर हो सकते हैं। और हमारा सेल, ये हमारी बुक की लाइन लिखी हुई है, वीकली, कई हफ्तों के लिए भी G0 फेज में जा सकता है, मंथली, कुछ महीनों के लिए, ईयर्सली, या परमानेंटली कई सालों तक, या मुस्तकिल तौर पर भी G0 फेज में जा सकते हैं। तो G0 फेज वो हुआ जिसमें सेल डिवाइड नहीं करेंगे, G1 फेज से तो गुजरेंगे, एस फेज और G2 फेज से नहीं गुजरेंगे। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, कितना घंटे लग जाते हैं ये हमारे सेल को एक सेल से दो सेल बनाते हुए।
ठीक है। तो बेटा आप लोगों ने याद रखना है, अगर हम ह्यूमंस की बात करें, इंसान की बात करें, तो इंसान के जो मुख्तलिफ सेल्स हैं उनका लाइफ साइकिल वैसे डिफरेंट होता है, डिफरेंट सेल का लाइफ साइकिल डिफरेंट होता है। बहरहाल एवरेज ये देखी गई है कि इंसान के अंदर 24 आवर का लाइफ साइकिल है, 24 आवर का, 24 घंटे बाद एक सेल से दो सेल बनते हैं। कैसे? अब देखो, जीवन फेज में 9 घंटे, एस फेज में 10 घंटे, 19 हो गए, G2 फेज में 4.5, तकरीबन 23.5 घंटे बनते हैं, और सिर्फ 30 मिनट्स यानी कि हाफ एन आवर ये लगता है किस पे, माइटोटिक फेज में हमारा सेल डिवाइड करेगा, तो 30 मिनट्स उस पर लगते हैं डिवीजन पे। तो टोटल हमारा लाइफ साइकिल कितना हुआ, 24 आवर्स का। इसके अलावा अगर हम बात करें यीस्ट की, तो यीस्ट के जो लाइफ साइकिल की बात करें वो तकरीबन 90 मिनट्स का होता है। और अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो मोस्टली बैक्टीरिया के अंदर जो लाइफ साइकिल है वो लेस देन 30 मिनट्स का होता है। 30 मिनट से कम में बैक्टीरिया अपनी तादाद को क्या कर रहे होते हैं, डबल कर रहे होते हैं, उनके सेल डिवाइड हो रहे होते हैं। तो ये सिंपल एक स्केच बना हुआ है हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर, इसको हम कहते हैं एम फेज, माइटोटिक फेज, जिसमें सेल डिवाइड करेगा, ये क्या बनेंगे, डॉटर सेल बनेंगे, जिसको मैंने डीसी से कह दिया। अब उसके बाद सेल हमारा आगे फर्दर किससे गुजरता है, G1 फेज से गुजरता है। G1 फेज के बाद सेल मैक्सिमम साइज अटेन करेगा, यहाँ पर ऑर्गेनेलिज तैयार की जाएंगी, फिर उसके बाद ये एस फेज से गुजरेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रोमोसोम की कॉपी बन गई है, लेकिन क्रोमोसोम की तादाद सेम रहेगी, डीएनए काउंट डबल होगा। और फिर उसके बाद सेल ये किससे गुजरेगा बेटा, G2 फेज से। G2 फेज के बाद नेक्स्ट M फेज से गुजरेगा, डिवाइड करेगा। तो ये सिलसिला चलता रहता है। G1 फेज के बाद जब मैक्सिमम साइज अटेन कर लेता है तो G2 फेज में नहीं चला जाता, बल्कि ये किस में चला जाता है, जो सेल डिवाइड नहीं करेंगे वो G0 फेज में चले जाएंगे। तो सेल स्टॉप डिवाइडिंग, सेल तकसीम नहीं होगा। तो ये आज का हमारा लेक्चर था सेल साइकिल, और उसमें से हमने सिर्फ वो फेज पढ़ा है, सिर्फ वो फेज पढ़ा है हमने जिसमें सेल डिवीजन के लिए तैयार हो रहे होते हैं और अपनी क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमने उसको डिस्कस किया G1 फेज में, एस फेज में और G2 फेज में टोटल कितना लाइफ साइकिल का टेन्योर होता है। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम माइटोटिक ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर डिवीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।